यह ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड गेस्ट हाउस है जो इस ईरान में स्थित है। 3 संभावित परिदृश्य हैं। एक, कमरों में बम लगाया गया हो सकता है और संभवतः रिमोट कंट्रोल द्वारा विस्फोट किया गया है। दूसरी स्थिति में कथित तौर पर मोसद के लोग लगभग 2 बजे रात को जहाज लॉन्च करने का इंतजार हो सकता है। तीसरा परिदृश्य स्टील्थ जेट का उपयोग करके लक्ष्य को हिट करने का है। आगे वीडियो में सभी ये दिखाया गया है तो इसे मिस न करें। लेकिन पहले आइए आसपास का निरीक्षण करते हैं। ये एक 5 मंजिला गेस्ट हाउस है जो ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है। गेस्ट हाउस सादाबाद परिसर के पास स्थित है और यह पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यह चारों तरफ से खुला हुआ है। इस इमारत में लगभग 5 से 6 मंजिलें हैं जिनमें हर मंजिल पर अलग अलग कमरे हैं। अभी के लिए हम इमारत के पश्चिमी हिस्से में एक खास कमरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए दृश्य 1 देखें। हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिये की तेहरान गेस्ट हाउस में एक विस्फोटक उपकरण से हत्या कर दी गई जिसे गुप्त रूप से वहां पहुंचाया गया था। यह विवरण 7 मध्य पूर्वी अधिकारियों, जिनमें से 2 ईरानी और एक अमेरिकी अधिकारी शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह ईरान के सबसे भारी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में से एक है जहां ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का संरक्षण है। कथित मोसाद एजेंटों के लिए इस संरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ करना, जहां सड़कों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया था, सबसे साहसी और अच्छी तरह से योजनाबद्ध कार्रवाइयों में से एक था जो वे कर सकते थे। ऊपर से इस कोण से हम देख सकते हैं कि हैमी की कार इमारत के इस हिस्से में प्रवेश कर रही है। वह गेस्ट हाउस के इस हिस्से में ठहरे थे, शायद इसी विशेष हिस्से में जिसे उनकी पसंदीदा जगह बताया गया है। यह मुश्किल हिस्सा है। कई रिपोर्टों के अनुसार बम 2 महीने पहले लगाया गया था, संभवतः ईरानी या मोसाद के ऑपरेटिवों द्वारा। मान लीजिए कि इस मामले में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक C4 है। यह अक्सर एक रिमोट कंट्रोल और एक मुख्य वॉरहेड से बना होता है जिसमें विस्फोटक, प्लास्टिक बाइंडर, इसे नरम बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर और आमतौर पर एक मार्कर या गंध वाले लक्ष्य रासायनिक होते हैं। हालांकि छोटा है, C4 एक कमरे को लगभग 4 से 20 फीट के विस्फोटक क्षेत्र के साथ नष्ट कर सकता है। यहाँ यह तरीका हो सकता है। एजेंट्स ने जैसा सुझाव दिया गया था 2 महीने पहले सभी 3 कमरों में बम रखा था। फिर जब समय सही था, यह पहाड़ के पास वांछित क्षेत्र में वापस आया और सुरक्षित दूरी से स्विच को मारकर विस्फोटक को सक्रिय कर दिया। हानिया और उसके अंगरक्षक को खत्म करना, साथ ही कमरे के इस हिस्से को नष्ट करना। चलो परिदृश्य 2 पर नजर डालते हैं। तो कुछ गवाहों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र से उड़ता हुआ एक वस्तु रात को देर से देखा गया और विस्फोट हुआ। हम जिसकी बात कर रहे हैं वह यह स्पाइक लंबी दूरी की बहुउद्देशीय एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली है जिसे आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अग्नि, मजबूत किलेबंदी और किसी भी समय के दुश्मन के कर्मचारी और कठिन मौसम की स्थिति। इस मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 4 किलोमीटर है जो गेस्ट हाउस से काफी कम है। यहाँ मिसाइल के विभिन्न हिस्से हैं। मिसाइल का होमिंग हेड, जिसे स्पाइकी आर कहा जाता है, इसके नोज सेक्शन में स्थित है। इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट और संचयी वॉरहेड का प्रीमियर चार्ज है। उसके बाद मुख्य इंजन आता है। मिसाइल के मुख्य हिस्से में एक जायरोस्कोप और एक संचायक बैटरी होती है। मुख्य चार्ज वॉरहेड के साथ एक सुरक्षा और आर्मिंग तंत्र और एक फ्यूज होता है। लॉन्चर से बाहर होते ही फोल्डिंग स्टीयरिंग फिन्स खुल जाते हैं। स्टीयरिंग ड्राइव्स, लॉन्च इंजन और फाइबर ऑप्टिक केबल मिसाइल के पिछले हिस्से में स्थित हैं। संभवतः ऐसा ही हुआ होगा। रात के लगभग 2 बजे लगभग 2 ऑपरेटिव इमारत के करीब पहुंचने लगे जो करीब 4 किलोमीटर यानी लगभग 2.4 मील के दायरे में रहे। एक बार स्थिति में पहुंचने के बाद हत्यारे या कथित मोसाद एजेंट ने मिसाइल प्रणाली को सक्रिय किया। उन्होंने अंधेरे में देखने के लिए थर्मल इमेजिंग का उपयोग किया और एक ऑप्टिकल तार के माध्यम से मिसाइल का मार्गदर्शन किया। इस तकनीक ने ऑपरेटर को कम दृश्यता में भी मिसाइल के मार्ग को सटीक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति दी। स्कोप से दृश्य ने ऑपरेटिव को लक्ष्य का स्पष्ट दृश्य प्रदान किया होगा जिससे मिसाइल को उसकी मंजिल तक मार्गदर्शन मिलता। मिसाइल, जैसा कि वर्णित है, सामने एक प्रारंभिक वॉरहेड और पीछे मुख्य वॉरहेड। ब्लॉकबस्टर वॉरहेड को मजबूत संरचनाओं में घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे डबल स्तरित कंक्रीट की दीवारें। प्रारंभिक अवरोध को पार करने के बाद मुख्य वॉरहेड कमरे के अंदर विस्फोट करता है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस मिसाइल की शक्ति और प्रभाव से अतिथि गृह के 3 कमरों को संभावित रूप से नष्ट किया जा सकता था। यह ध्यान देने योग्य है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि परिसर के बाहर से एक 7 किलो का कम दूरी वाला प्रक्षेपास्त्र दागा गया जो बताए गए हमले के अनुरूप है। यह जानकारी इस संभावना के साथ मेल खाती है कि किसी बाहरी हमले के लिए स्पाइक जैसे मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया गया हो सकता है। और तीसरे और अंतिम परिदृश्य में F-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान का उपयोग शामिल है। हालांकि ईरान की हवाई रक्षा बलों में S-300 शामिल है जो एक रूसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है
ईरान ने रूस से 2016 के अंत में $800 मिलियन में S-300 खरीदा। इसे देखते हुए मुझे संदेह है कि इजराइल एक $10 करोड़ के विमान को एक ही लक्ष्य के लिए जोखिम में डालेगा। जैसे इस गेस्ट हाउस में टेहरान में विशेष रूप से हर तरफ से लक्षित होने की संभावना को देखते हुए, इसलिए मुझे लगता है कि हो रहा है कि एक छोटी दूरी की मिसाइल इस तरह की के बजाय इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन युद्ध का धुंधलापन, इनमें से कोई भी संभावना हो सकती है, लेकिन इससे श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है और इस तरह ईरान जवाब देगा बिना पायलट वाले ड्रोन के संयोजन से जो ईरान से इजराइल की ओर लॉन्च किए जाएंगे। 1 घंटे बाद यूएवी के साथ कई क्रूज मिसाइल भी शामिल हो सकती हैं जो सिर्फ 1 घंटे में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अंततः सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें जो केवल 10 से 15 मिनट में पहुंचती हैं ईरान से लॉन्च की जाएंगी। इसके साथ ही यमन में हूथी और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ड्रोन हमले शुरू करेंगे। समझाएं कि इन्हें अलग अलग समय अंतराल पर क्यों लॉन्च किया जाता है, क्योंकि ये ड्रोन आमतौर पर लगभग 143 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखते हैं, जिसका लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में अनुवाद होता है। तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल की गति लगभग 500 मील प्रति घंटा होती है, जो कि लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल की गति लगभग 3836 मील प्रति घंटा होती है, जो लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। यह असाधारण रूप से तेज है और परिणाम स्वरूप जल्दी पकड़ लेगा। संक्षेप में, जब ड्रोन अपने लक्षित स्थान पर पहुंचेंगे तब क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइल लगभग एक ही समय पर अपने लक्ष्यों को मारेंगे। अब इजरायली सहयोगी इस खतरे का जवाब फाइटर जेट्स भेज कर देंगे। संभवतः यूनाइटेड किंगडम के लड़ाकू विमान साइप्रस से आए थे, साथ ही वॉयेजर एयरबस टैंकर जो दक्षिण से कुछ ड्रोन ले रहा था। अन अमेरिकी विमानवाहक पोतों के लड़ाकू विमान इन मिसाइलों को बेअसर करने में भाग ले सकते हैं, जबकि अमेरिकी विध्वंसक 2 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटते हैं, जबकि सहयोगी लड़ाकू जेट जॉर्डन और इराक से गुजरते हुए ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए भी साथ काम कर सकते हैं। जैसे ही मित्र देशों की सेनाओं ने 1/4 ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया, इजरायली सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। अब आइए देखें इजरायली सुरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। इजरायली सुरक्षा प्रणाली 3 स्तरों का है। सबसे पहले है लॉन्ग रेंज एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे विशेष रूप से ईरानी मिसाइलों के ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इनमें से प्रत्येक सिस्टम रॉकेट की कीमत कुछ $1 मिलियन होती है और ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। दूसरी रक्षा प्रणाली, जिसे डेविड स्लिंग सिस्टम कहा जाता है, मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई है। आखिरकार आयरन डोम इजराइल में अधिकांश कम दूरी के रॉकेट हमलों को रोकता है, लेकिन इजराइल की सीमा के पास हिजबुल्लाह जैसा बड़ा गैर राज्य अभिनेता भी है। लेबनान की ओर इजराइल का जमीनी आक्रमण विभिन्न रक्षा परतों के कारण भारी प्रतिरोध का सामना करेगा। IBF की रक्षा का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह की रणनीति पर नजर डालते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां टैंक और बख्तरबंद युद्ध को पार करना मुश्किल है। ये सामरिक रक्षा प्रणालियां और सीमा के साथ स्थित हैं। रणनीतिक रूप से इन्हें पहली रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात किया गया है। यह एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से बन सकता है। आमतौर पर 1950 के दशक की ज़ेयुथ-वेइस रूसी हथियार, जैसा कि हमने अपनी पिछली एनिमेशन में चर्चा की थी, एक टोयोटा पिकअप ट्रक पर माउंट होते हैं। एक सामरिक रक्षा में एक सैनिकों की टुकड़ी भी शामिल होती है, जिनके पास RPG सहित छोटे से छोटे हथियार होते हैं। सामान्यतः 100 से 150 सैनिक। 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की हत्या फिर से पूरे मध्य पूर्व में असर डालेगी। तो हमें बताएं कि आपके विचार में मोसाद के कथित संचालक ने हेन्या को खत्म करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई। हम मूल 4K 3D बनाने में इल्शमर्ट एनिमेटरों के साथ, तो कृपया हमारा समर्थन करें सब्सक्राइब करके और कमेंट डालकर हमें बताएं कि आपको और भी विशेष इंजीनियरिंग एनिमेशन चाहिए